नाउ रिगार्डिंग दिस सेशन जस्ट आई वांट टू टेल यू कि आज की क्लास में हम लोग एक बार दोबारा क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस को लेकर के बात करेंगे विद इन 5 मिनट। फिर उसके बाद हम उसी पैटर्न पे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज का या टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसको लेकर के बात करेंगे। यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस की बात करता हूँ तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ द एजेस का मतलब कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है या ये दोबारा मैं क्यों आ रहा हूँ। श्वेता मैडम और एक दो लोगों ने डाला हुआ था कि एमएच अब्राम्स का जो कंटेंट है वो किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला, तब ये बात हुई कि अगर ऐसा आता तो क्या होगा या क्या ये सही है क्या है। उसी चीज को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए हम सारे लोगों को ये पता है कि जो डेट है या जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का जो पहला एज है उसको क्या कहा जाता है, उसको एंग्लो सैक्सन पीरियड कहा जाता है। एंग्लो कौन है, सेक्शन कौन, हमें इस पर आज कोई बात नहीं करनी, हमें केवल इस पर करनी है कि एंग्लो सेक्शन पीरियड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पहला पीरियड है। 450 से 1066 तक आता है। एंग्लो सेक्शन पीरियड के बाद एक मेजर एज आता है, उस एज का नाम है द मिडिल एजेस। And you will come to know the Middle Ages. It covers the period from 1066 to 1450। मैं फिर से बता दूं कि एक एज आता है जिसका नाम है द मिडिल एजेस कहा जा रहा है। इसका मतलब कि यह जो एज है कई सौ साल का एज है और इसके अंतर्गत छोटे छोटे और एजेस हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, द मिडिल एजेस। जो द मिडिल एजेस है वो कब से कब तक है, 1066 से लेकर 1450 ईस्वी तक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो द मिडिल एजेस है उस द मिडिल एजेस को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। उसका जो पहला हिस्सा है एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350। उसका जो दूसरा हिस्सा है एज ऑफ चौसर 1350 से 1400। उसका जो तीसरा हिस्सा है डार्क मिडिल एज 1400 से 1450। तो जो आपका सेकेंड मेजर एज है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का द मिडिल एजेस, इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1066 टू 1450। 1066 से लेकर के 1450 ईस्वी तक का जो ये पीरियड है, इस पीरियड को हम कितने हिस्सों में बांटते हैं, इस पीरियड को हम जो है 3 हिस्सों में बांटते हैं। कौन सा 3 हिस्सा है, पहला हिस्सा एंग्लो नॉर्मन पीरियड 1066 से 1350। दूसरा हिस्सा एज ऑफ चौसर 1350 से 1400। तीसरा हिस्सा डार्क मिडिल एज 1400 से 1450। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंने कहा इस पर हमें कोई बात नहीं करनी है, वो सारी बातें हो चुकी हैं, वीडियोस पड़े हुए हैं। फिर कि इस एज में ये हुआ उस एज में वो हुआ, वही कहानी बार बार तो ठीक नहीं है। अब उसके बाद क्या आता है कि जब आपने पूरा द मिडिल एजेस को कवर कर लिया और द मिडिल एजेस का अंतिम हिस्सा डार्क मिडिल एज था, तो उसके बाद 100 साल का एक पीरियड है जिसको हम क्या कहते हैं, एज ऑफ रिवाइवल कहते हैं। किसके नाम से जाना जाता है, एज ऑफ रिवाइवल। अगर आप रिवाइवल कहते हैं तो इसका मतलब कि रिनेशा की शुरुआत हो चुकी है। इफ वी से या इफ वी टॉक अबाउट एज ऑफ रिवाइवल इट मीन दैट रिनेशा हैज स्टार्टेड। तो एज ऑफ रिवाइवल जो है, यह एज ऑफ रिवाइवल कब से कब तक रहा है, एज ऑफ रिवाइवल आपका 1453 से शुरू होता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको इसकी डेट 1450 मानी जाती है, कहीं कहीं पर इसकी डेट 1500 ईस्वी मानी जाती है। कहीं कहीं पे 1450, कहीं कहीं पे 1400 सॉरी 1500। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट डेट है, जिस घटना के बाद ये कहा जाता है कि रिनेशा शुरू हुआ पूरे यूरोप में, वह डेट कौन सी रही, 1453।
अगर कभी ये क्वेश्चन आता कि रिनेशा स्टार्टेड इन विच ईयर, रिनेशा स्टार्टेड इन 1453 with the attack of Turk on Constantinople. So many times I told you कि Constantinople was the capital of Eastern Roman Empire, Ottoman Kingdom, जहाँ पे उनका शासन था, और उस पर तुर्कों ने हमला किया तो राजधानी को छोड़ करके लोग जो है फ्रांस में जाके शरण लेते हैं, एंड दे वेंट देयर नॉट विद empty hands but with their manuscript. तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो रिनेशा है यह एक मूवमेंट था। ये ऐसा नहीं है कि आज ये डेट खत्म हो गई, कल से दूसरी डेट शुरू हो जाएगी। जैसे अगर आप ये कह सकते हैं कि क्यों नहीं सारी चीजें एक डेट मानी गई, क्यों नहीं सारे लोगों ने 1453 को ही माना, ये आपके दिमाग में आएगा। तो जो 1453 रिनेशा जो है वह केवल लिटरेचर का हिस्सा नहीं है, रिनेशा हिस्ट्री वालों का भी हिस्सा है। तो हिस्ट्री वालों ने रिनेशा को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखा कि आखिर कौन सी बड़ी घटना हुई जिसकी वजह से एक बड़ी तब्दीली आती है। वह कौन सी घटना थी? तुर्कों का अटैक, किस पर? जो है कॉन्स्टेंटिनोपल पर। तुर्कों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अटैक किया या हमला किया। एक पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, लोग 1450 और लोग क्यों मानते हैं? 1450 इसलिए मानते हैं कि जब डार्क मिडिल एज खत्म हो गया तो उसके तुरंत बाद ये मान लिया जाता है कि रिनेशा की शुरुआत हो गई। रिनेशा कोई ऐसा चीज नहीं था कि एक दिन में आया और उसने अपना पैर पसारा और ये कह दिया जाए कि बस आज की डेट से शुरू हो गया। वह रिनेशा किसी आदमी का जन्म नहीं है, ना किसी आदमी की मौत है। हमें ये समझना है कि आज उसने जन्म लिया तो एक इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया, कल वो गद्दी पर बैठा तो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया। यह एक मूवमेंट है, और जो मूवमेंट होता है वह एक बड़े चेंजेस के साथ, और वह चेंजेस हर फील्ड में होता है। जो मैंने आपको बताया, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में आया था, साइंस के फील्ड में आया हुआ था, इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी, तमाम फील्ड में उसका आप प्रेजेंस या उसकी चीजों को देख सकते हैं। तीसरा चीज है कि अगर कोई 1500 ईस्वी मानता है तब उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे रीजन ये है कि जो 1500 ईस्वी है वह उसको राउंड फिगर में ले जाते हैं, केवल आसानी से, सहूलियत से। जो भी एजेस का डिवीजन किया गया है वह एक आसानी से किसी हिस्ट्री को समझने का तरीका है। और एज का जो डिवीजन होता है या तो किसी बड़ी घटना पर, या तो किसी बड़े मूवमेंट पर, या तो किसी बड़े साहित्यिक पर्सनालिटी के नाम पर। एज का, खास करके जो एज हम लोग पढ़ रहे हैं, इतिहास में जो है वह किसी घटना को लेकर के ही देखा जाता है, किसी बादशाह के आने का, दूसरे बादशाह के जाने का, इस तरह की चीजों को लेकर के देखा जाता है। मेरा आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि जब मैंने आपको ये पढ़ाया कि रिनेशा केम इन इटली इन 14th सेंचुरी, इन फ्रांस इन 15th सेंचुरी एंड इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी, तो अगर ये चीज पूछा जाएगा कि रिनेशा जो है इंग्लैंड में 16th सेंचुरी में आता है, तब तो आप इसे लगा देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आखिर किस एज को इंग्लैंड में एक तरह से एज ऑफ रिनेशा कहा जाएगा, तो क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे? कितनी बार बताया गया एलिजाबेथन एज? जो एलिजाबेथन एज रहा है वही एज जो है इंग्लैंड में रिनेशा की शुरुआत मानी जाती है। शुरुआत का मतलब अपने पीक पर आता है, और कब तक चलता रहता है? जॉन मिल्टन के समय तक। तो क्या रिनेशा केवल 1450 में शुरू होगा और जा करके जो है तुरंत का तुरंत खत्म हो जाएगा? नहीं, यह एक पैन यूरोपियन मूवमेंट था, एक लंबा मूवमेंट था, काफी समय तक चला। फिर उसके छोटे छोटे डिवीजन सुविधा के अनुसार किए गए हैं, जैसे द मिडिल एजेस को बांटा गया। अब चूंकि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो जितना डिवीजन आपको के सामने आता है वह इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से आता है। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जो इंग्लैंड में रिनेशा की शुरुआत और रिनेशा के ब्लूमिंग का समय रहा। एलिजाबेथन एज के बाद जैकोबियन एज आपका कब से कब तक? 1603 से 1625, वहां पर भी रिनेशा की झलक है। कैरोलिन एज 1625 से 1649, रिनेशा की झलक है। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660,
1660 के बाद रेनेसां अपनी 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 जो है कंडीशन बदल देता है। एक बड़ा चेंज जो रेनेसां का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, या रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट रेनेसां के साथ चला हुआ था, वह अगर देखा जाएगा तो अपनी अंतिम किरणें समेटने लगता है। कब समेटने लगता है? 1660 में, 1660 में। सो जितना भी बातें हो रही हैं कि रेनेसां को लेकर के, ये इस किताब में ये है, उस किताब में वो है, जितना भी चीजें आप देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी किताब देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं 50 साल 40 साल इतना चीजों को लेकर के चलेंगे। कोई चीज, कोई आदमी जो है क्या करेगा कि एलिजाबेथन एज कहीं पे हो सकता है लिखे ही ना, वो केवल लिख दे एज ऑफ शेक्सपियर। तो एज ऑफ शेक्सपियर का मतलब क्या हो गया? एज ऑफ शेक्सपियर का मतलब एलिजाबेथन एज। क्यों? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ ज्यादा फेमस थी उस समय, ना कि शेक्सपियर ज्यादा फेमस थे। और क्वीन एलिजाबेथ के ही लीडरशिप में शेक्सपियर जैसी पर्सनालिटीज का डेवलपमेंट होता है। तो जो वो घटना बताई जा रही कि यह एलिजाबेथन एज है, तो एलिजाबेथन एज क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर, उनकी उनकी जिंदगी से जुड़ी घटना के नाम पर बताया जाता है, ना कि शेक्सपियर से जोड़ करके बताया जाता है। जब भी आप शेक्सपियर की बात करते हैं तो इसका मतलब उस एज में शेक्सपियर आए हैं। क्वेश्चन हमेशा यही पूछा गया, शेक्सपियर बिलोंग्स टू व्हिच एज? शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथन एज का जो डेट बताया जाता है 1558 में क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की गद्दी पर बैठती है। यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है। 1603 में उनकी मौत हो जाती है। यह एक रिटन डॉक्यूमेंट है, और उन्हीं के लीडरशिप में इंग्लैंड डेवलप करता है। तो वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन रहता है। दिस इज वाई यू फाइंड दैट पार्टिकुलर डे। ऐसे ही जैकोबियन एज से जुड़ा हुआ, उनके जाने के बाद जो है जेम्स फर्स्ट आते हैं। ऐसे ही जो है कैरोलिन एज से जुड़ा हुआ है, चार्ल्स फर्स्ट आते हैं। लेकिन अब आप देखिए कॉमनवेल्थ पीरियड में किसी राजा के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वह किंग नहीं है। वहाँ एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता है, ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में, रिचर्ड क्रॉमवेल के नेतृत्व में। और उस समय की जो बड़ी पर्सनालिटी है जॉन मिल्टन है, इसीलिए उस एज को एज ऑफ जॉन मिल्टन कहा जाता है। और कॉमनवेल्थ पीरियड क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि वह कॉमनवेल्थ, आम आदमी की सरकार, आम आदमी का गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट यू फाइंड, दिस इज व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज कॉमनवेल्थ पीरियड। तो मेरा आपसे एक बातें करने का, जो मैं इतना आप लोगों से बात कर रहा हूँ, एक चीज है कि कोई भी चीज जो बता दी गई है, उस चीज को अगर आप कहीं दूसरी जगह देखें तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट को लेकर के जब आप बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि एलिजाबेथन एज ऐसा शुरू होता है क्योंकि वो घटना वहां से जुड़ी है। जैसे मैंने बताया रिनेशा, रिनेशा के लिए 1450 भी माना जा रहा है, 1453 भी माना जा रहा है, 1500। लेकिन जो रिनेशा की एग्जैक्ट डेट है वह हमेशा और हमेशा क्या मानी जाएगी? 1453। चूंकि उस समय एक बड़ी घटना घटित हुई है। वह घटना क्या है? तुर्कों का अटैक कॉन्स्टेंटिनोपल पर। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वह एक बड़ी घटना है। और जो रिनेशा है वह किसी आदमी के नाम पर नहीं रहा है, किसी जो किंग के नाम पर नहीं रहा, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसने दुनिया में बड़ा चेंज लाया। अब उसके बाद जो है क्या करते हैं कि जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आप एक पॉइंट पाते हैं। वह कौन सा पॉइंट होता है? यू फाइंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वह पॉइंट है कि यू 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 कम टू नो कि बहुत ही ज्यादा आपके सामने देखने को मिलेगा। वह पॉइंट है नियो क्लासिकल एज। हम लोग ये कहते हैं नियो क्लासिकल एज 1660 से 1785 तक दिखाता है। अनडाउटली नियो क्लासिकल एज 1660 से 1785 तक है। लेकिन उसी नियो क्लासिकल एज को जैसे आपने रेनेशा को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे आपने द मिडिल एजेस को कई हिस्सों में बांटा, वैसे ही नियो क्लासिकल एज कई छोटे हिस्सों में बढ़ता है। उसका जो पहला हिस्सा है रेस्टोरेशन एज, या एज ऑफ जॉन ड्राइडेन, 1660 से 1700 तक। उसके बाद दूसरा हिस्सा 1700 से 1745, ऑगस्टन एज, किंग ऑगस्टस के नाम पर। उस समय के सबसे लीडिंग पोएट कौन रहे हैं? आपके अलेक्जेंडर पोप रहे हैं, इसलिए उसको जो है एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785, और जो एज ऑफ सेंसिबिलिटी है उस एज के सबसे बड़े राइटर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, इसलिए उनके नाम पर इसको एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है। सो अगर मैं आपसे जानूं
अगर जब आप नियो क्लासिकल की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दिस नियो क्लासिकल का मतलब क्यों आया। क्योंकि जो एल्जाबेथर एज था, जो रिनेशा था, जो 1660 में खत्म होता है, ना तो वैसी पोयम इस समय है, ना तो वैसा लिटरेचर इस समय है, बल्कि इस समय क्या होता है, बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसमें एक बड़ा बदलाव हीरोइक कपलेट का आना, ह्यूमन नेचर के बारे में बात करना, सिटी कल्चर को लेकर के बात करना, और पोयम लिखने का जो तरीका था, वो सारे तरीके कहाँ से लिए गए हैं, क्लासिकल लिटरेचर, जो क्लासिक प्रिंसिपल था, जो रोम में आए हुए थे, होमर का जो जमाना था, वहां की चीजों को इमिटेट किया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया, नियो क्लासिकल एज कहा गया। तो अब अगर नियो क्लासिकल एज 1660 से 1785 तक माना जाता है, तो यह बहुत ही सही है। क्यों? क्योंकि वो सारा परिवर्तन 1660 के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन आपको उससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि इस नियो क्लासिकल एज को किन छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, और उनके बांटने के पीछे क्या रीजन है, अगर उनको ये टाइटल दी गई है तो इसके पीछे क्या रीजन है, ये बात भी बखूबी पता होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट एज आता है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज का आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा कि रोमांटिक एज की शुरुआत 1798 ईस्वी में होती है और 1837 में क्लोजिंग होती है। इसको लेकर के मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि 1798 क्यों कहा जाता है, क्योंकि लिरिकल बैलार्ड जो है रोमांटिक एज का मैग्नम ओपस है, और वह 1798 ईस्वी में पब्लिश होता है, इसलिए 1798 ईस्वी को डेट मानी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं नहीं, यह 1789 में भी शुरू होता है। 1789 को क्यों माना जाता है, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, 1785 में शुरू होता है। क्यों? क्योंकि द गीता नाम की जो किताब है, जो धार्मिक ग्रंथ इंडिया का है, वह जो है लैटिन से, संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था। तो उसके अगर कोई डेट दी जा रही है तो उसके पीछे एक रीजन है। लेकिन जहां तक बात आती है कि आखिर जो रोमांटिक एज है, क्या रोमांटिक एज में सबसे ज्यादा प्रभाव फ्रेंच रिवॉल्यूशन का रहा है, रोमांटिक एज में सबसे ज्यादा प्रभाव द गीता का रहा है, या रोमांटिक एज में सबसे ज्यादा प्रभाव लिरिकल बैलेट का रहा? सबसे ज्यादा जो तब्दीली आती है, जो प्रभाव देखने को मिलता है, वो लिरिकल बैलेट का रहा। कौन सी तब्दीली, कौन सा प्रभाव? इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट, ब्यूटी का कॉन्सेप्ट, सुपर नेचुरल कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट, और जो ह्यूमन नेचर था उसकी जगह जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट, मिस्टिसिज्म, पैंथिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, वट एवर वी फाइंड मेडिवल सेटिंग, जितना चीजें हम पाते हैं उसका यूज कहाँ पे किया गया, लिरिकल बैलेट में किया गया है। अनडाउटली जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का प्रभाव रहा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा तो रूसो का भी प्रभाव रहा, रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंज एवरीवेयर। तो आपको ये समझने की कोशिश करना है कि अगर कोई डेट दी जा रही तो उस डेट के बारे में जानना। लेकिन अगर कोई चीजें बता दी गई कि यह एज इस डेट से शुरू होता है, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि रोमांटिक एज 1798 से शुरू होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो इसके अलावा अन्य घटनाओं को भी महत्व देते हैं। अगर ये पूछ लेता है कि 1789 क्यों इंपॉर्टेंट है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका स्लोगन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। 1785 क्यों इंपॉर्टेंट है, द गीता जो है ट्रांसलेट हुई है। अब उसके बाद ये सवाल उठता है कि रोमांटिक एज का क्लोजिंग डेट क्या है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, रोमांटिक एज का जो क्लोजिंग डेट है वह जो है 1837 है। क्यों? क्योंकि रोमांटिक एज के बाद जो एज आता है वह विक्टोरियन एज है, और क्वीन विक्टोरिया गद्दी पर 1837 ईस्वी को बैठती है, तो वह एक बड़ी घटना है। और तभी से माना जाता है कि विक्टोरियन एज क्या होता है, शुरू हो गया, रोमांटिक एज खत्म हो गया। किसी ने पोस्ट डाला था 1832, अनडाउटली 1832 है, कुछ लोग उसको भी मानते हैं। लेकिन 1832 में केवल और केवल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ था, फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास हुआ था। लेकिन रिफॉर्म बिल के नाम पर अगले अगले एज का नाम नहीं रखा गया, अगले एज का नाम जो रखा गया है वह विक्टोरियन एज के नाम पर रखा गया। तो जो घटना, जो डेट विक्टोरिया से जुड़ी होगी, क्वीन विक्टोरिया से, हम उसी को तो मानेंगे ना। रिफॉर्म बिल से जुड़ी हुई घटना को हमें याद करना है कि 1832 में हुआ क्या था। 1832 में आपका ये चीज हुआ था, कौन सी चीज हुई थी, द फर्स्ट रिफॉर्म बिल।
हाँ, अगर 1837 नहीं दिया है ऑप्शन में कि रोमांटिक एज की क्लोजिंग डेट क्या है, अगर 1837 ऑप्शन में नहीं दिया है और 1832 दिया है, तब तो हम 1832 को मान लेंगे। लेकिन अगर ये कहिए 1837 भी दिया, 1832 भी दिया, तब हमें किसके साथ जाना पड़ेगा? 1837 के साथ जाना पड़ेगा। अब उसके बाद आपका ये आता है कि विक्टोरियन एज जो था कब से कब तक, 1837 से 1901, उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसके अलावा जो है, जो विक्टोरियन एज रहा है उसमें और छोटे छोटे मूवमेंट हुए, प्री रेफेलिट मूवमेंट है, 1990s है, यू कैन जस्ट चेक एंड सी। ये मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रहा है, या ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी उसी को कहा गया था। उसके बाद आपका मॉडर्न एज आता है। मॉडर्न एज 1901 से 1945। 1901 में क्वीन विक्टोरिया मर जाती हैं, 1945 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। तो ये कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्लोजिंग होना यह एक बहुत बड़ी बात है। इस वजह से उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस वजह से उसको जो है विक्टोरियन एज के खात्मे की बात कही जाती है, सॉरी मॉडर्न एज के कंप्लीट होने की बात कही जाती है। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न एज शुरू होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पोस्ट मॉडर्न एज बस जिस दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ कोई एक बड़ी चीज थी कि वो जो है सेकेंड वर्ल्ड पोस्ट मॉडर्न एज शुरू हो गया, नहीं। पोस्ट मॉडर्न एज एक तब्दीली का नाम है। जो तब्दीली मॉडर्न एज में देखने को मिलती, उसी तब्दीली का एक दूसरा रूप थोड़ा बहुत अलग ढंग से हमें देखने को मिलता है। तो 1945 को डेट माना जाता है पोस्ट मॉडर्न एज का। कहीं कहीं पे लोग 1950 मानते, कुछ लोग कहते हैं 1960 में। इस तरह से ऐसा देखिए, कोई जो एक डेट है वो एक एग्जैक्टली आप कान पकड़ के बैठ जाए कि बस यही एकदम एग्जैक्ट है, नो नॉट एट ऑल। कोई भी किताब उठा लेंगे, एकदम से आपको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलेगा। इवन कितने लोगों का ये बात आती है कि आपने पढ़ाया मुझे जो है एलिजाबेथन एज, और वहाँ किताब में एलिजाबेथन एज लिखा ही नहीं, उसकी जगह एज ऑफ शेक्सपियर लिखा है। तो ये बताना पड़ता है वही एलिजाबेथन एज ही एज ऑफ शेक्सपियर है, क्योंकि शेक्सपियर उस एज के बड़े ड्रामेटिस्ट थे, इसलिए उनके नाम पर कर दिया गया है। अब अगर एज ऑफ जॉन मिल्टन आ गया, प्यूरिटन एज नहीं पढ़ा गया, नहीं लिखा गया, तो वहां पे दिक्कत आती है। तो इतना सारा चीज आपको बता दिया गया। अगर जो लोग जुड़े हों, जिनको इससे रिलेटेड कंफ्यूजन था, मैं समझता हूँ कि वो सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है। इसलिए आपको ध्यान में रखना। हाँ, एक क्वेश्चन जो आपको और ध्यान में रखना है, हाई मॉडर्निज्म कब से शुरू होता है? मॉडर्न एज में से एक और छोटा सा एज था हाई मॉडर्निज्म। वह जो है आपका कब से कब तक शुरू होता है? वह 1922 में शुरू होता है और 1945 में कंप्लीट हो जाता है। मॉडर्न एज में हाई मॉडर्निज्म का भी कॉन्सेप्ट है। और हाई मॉडर्निज्म किसको कहा गया? जब द वेस्टलैंड पब्लिश हुआ, जब जेम्स जॉयस का यूलिसिस आया, जब मिसेस डालोवे की रचना आई है अ रूम ऑफ वंस ओन या थ्री गुनियास कुश्ती, कह रहे मिसेस वर्जीनिया वुल्फ की, वर्जीनिया वुल्फ का जो वर्क था जब वो आया, तो ये तीनों ग्रेट वर्क मानेगा। और ये बताया गया कि मॉडर्न एज अपनी शबाब पर, अपनी उरूज पर है, बहुत सारी तब्दीली, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तब उसको हम क्या कहते हैं? हाई मॉडर्निज्म कहते हैं। नाउ, अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो 2 मिनट में जो है उसको कर लिया जाए, क्योंकि मेन मोटिव क्लास का ये नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार मैंने उसको रिवाइज आपको करा दिया। किसी की कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्वेता जी। हाँ सर, वो हमने ही पोस्ट डाला था सर। ऐसा है कि एक्चुअली वो मैं क्या बोलते एम एस अब्राहम वाले बुक में मैंने देखा कि उसका अलग मैडम वो अलग बात हो सारा। चुकी है, मैडम वो बात हो चुकी है, वो बात हम लोगों ने कर लिया है। वो कई लोगों की प्रॉब्लम थी, उसको मैंने सॉल्व कर दिया, बता दिया है। और मुझे लगता है कि वो चीजें आपको कवर हो गई होंगी। यस सर, यस सर। जी, तो हाँ ये हाँ मतलब हाँ, उसमें ज्यादातर ये क्लासिकल पीरियड सर, और ये रोमांटिक पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड, इसी में ज्यादा कंफ्यूज था सर। जी जी और ये जी जी, विक्टोरियल हाँ पीरियड, बाकी सब तो सारा कुछ टोटल वैसा ही था। हाँ, ठीक है ठीक है। तो आई थिंक कि नाउ आई हैव टू कंक्लूड दिस सेशन, और फिर तुरंत हम लोग जुड़ते हैं बगैर डिले किए हुए मेन क्लास के लिए। सर ओके हेलो सर। जी। वो 1791 से लेकर 1837 के बीच में कोई किंग था या वैसे था? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि हर जमाने में कोई ना कोई किंग तो रहा होगा, लेकिन जो है वी आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब कि वी आर गोइंग टू स्टडी इन एनीथिंग इन क्रोनोलॉजिकल वे। वी ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर।
तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो एक क्लासिफिकेशन की बात चल रही है, ये लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से चल रही है। अगर जो है कोई चीज जो है किसी क्वीन के नाम पे आके उस क्वीन के अंडर में कोई चीज बहुत डेवलपमेंट किया, वर्ल्ड लिटरेचर में उसका एक इंप्रेशन देखने को मिला, तब वहां पे वो बात होती है। और अगर कोई चीज बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं कि लिटरेरी मूवमेंट के हिसाब से चला, जैसे रोमांटिक एज किसी किंग के नाम पे नहीं रहा, किसी क्वीन के नाम पे नहीं रहा, अनडाउटली ऐसा थोड़ी था इंग्लैंड की शासन सत्ता बगैर राजा के रही होगी, कोई ना कोई किंग रहे होंगे, कोई ना कोई क्वीन रहे होंगे। उसके बारे में जो है क्या करना पड़ेगा, पूरा एक चार्ट शिवपाल जी ने भी कहा था मुझसे जो, बट एक इनका एक और भी आया था कि आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करके बता दीजिएगा। तो मैं वो चीज जो है आज ही कोशिश करूंगा कि मैं उसको कर दूं। तो ऐसा नहीं किंग नहीं रहे होंगे, किंग जरूर रहे होंगे, किंग का अपना वो रहा होगा, लेकिन जब आप किंग में अपने आप को जाते हैं या वहां पे उलझाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज उतना बेहतर नहीं रही है। क्यों? चूंकि जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन होता तो वो जो है किंग जो थे लुई लुई 16वां, लुई 16 को लेकर के वो एक मूवमेंट था जहाँ पे वहां पे वो शुरू हुआ था, और उनके खिलाफ बहुत सारा वो चीजें हुआ था। ऐसे ही उसका असर इंग्लैंड में भी रहा था, इंग्लैंड में। लेकिन जो था कि सब कुछ ठीक ठाक था, उसमें ऐसा चीजें नहीं थी कि जिस हिसाब से टेरर, जिस हिसाब से टायरनी लुई 16 का था, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के रहा था, उस तरह की चीजें हम इंग्लैंड में नहीं देखते हैं। तो ऐसा नहीं कि इंग्लैंड में किंग नहीं रहे होंगे, बट यू हैव टू फाइंड आउट दिस।